बचा है, लेकिन भंडारण की समस्या अभी से खड़ी हुई है। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में आलू जो है वो भंडारण के लिए लाया गया है। कई जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उसमें लदा हुआ आलू भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो ये कोल्ड स्टोरेज हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 100 शीतगृहों में से यानी कोल्ड स्टोरेज में से 10 से 12% ही जगह बाकी बची है और खेतों में आलू की खुदाई अभी भी काफी बाकी है। उधर किसानों को अव्यवस्था से बचाने के लिए कृषि और उद्यान विभाग के 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आलू बेल्ट के नाम से मशहूर जिले में करीब 153 कोल्ड स्टोरेज है और इसमें 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक आलू का भंडारण किया जा चुका है। अब 55 शीतगृह ऐसे हैं जिसमें आलू रखने की जगह नहीं बची है और शासन के निर्देश पर डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने कोल्ड स्टोरेज की निगरानी करने के लिए 2 विभागों के 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जो कि भंडारण और किसानों की समस्याओं पर नजर रखेंगे। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि आखिर अगर कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं और उसमें जगह कम बची है, तो जो आलू बाकी अभी बचा है, जो खेतों में अभी खुदाई के लिए बाकी है, उस आलू का क्या होगा और उसकी खपत और उसकी बिक्री के लिए किसानों को जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उससे उनकी आर्थिक तंगी की जो समस्या है, उससे प्रशासन कैसे निजात दिला पाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, जहां पर आलू को गोदाम में रखा जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज लगातार फुल होते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिवा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे समझेंगे कि इस वक्त क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। शिवा, जिस तरह की आलू की समस्या इस वक्त पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, कन्नौज में क्या हाल है? जी, आपको बता दें कि कन्नौज जिले में मशहूर 153 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें से 55 कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं। वहीं 100 कोल्ड स्टोरेज पे 10 से 12% ही जगह खाली बची है। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी दी गई है कि 20 तारीख तक जिले में वर्षा होनी है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी आलू किसानों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सुनिश्चित जगह नहीं की गई है जो किसानों का आलू अपना सुरक्षित कर सके। पर शिवा, जिस तरह से डीएम ने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए टीमें गठित की हैं, 50 कर्मचारियों की जो टीमें हैं उन्हें विभाजित किया गया है, जो इसी समस्या को देखेंगे कि किसानों को क्या समस्या हो रही है और कोल्ड स्टोरेज की क्या वहां पर स्थिति है, तो इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कोई बदलाव किया गया है इस समिति के द्वारा, इस टीम के द्वारा, जिससे कि किसानों को राहत मिले? जी, आपको बता दें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के बाहर लंबी लंबी किसानों के ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। जो किसान 2 दिन पहले आलू ले जाता है उसकी लाइन में लगा रहता है, 2 दिन बाद ही उसका आलू कोल्ड स्टोर के अंदर हो पाता है। किसानों की सड़कों पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। शिवा, जैसे कि अपने का लाइन लगी रहती है, तो न सिर्फ किसानों को आवागमन के लिए भी एक समस्या होगी वहां पर। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति है सड़कों पर, अगर बात करें जो किसान खड़े हुए हैं। जी, आपको बता दें कि आवागमन क्या, आप रास्ते में ही ट्रैक्टर लगे हैं, सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं कोल्ड स्टोरेज के बाहर, जिससे कोई भी प्रशासन का मुनायदा वहां पर मौजूद नहीं रहता है। लेकिन प्रशासन की ही लापरवाही है जो अभी तक किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि किसानों को आराम से कोल्ड स्टोरेज में आलू अंदर कराया जा सके। पर शिवा, मुख्य कारण क्या लग रहा है? हर साल क्योंकि आलू की जो है पैदावार होती है, खुदाई होती है, स्टोरेज में रखा जाता है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, तो क्या पैदावार ज्यादा हुई है इस वजह से हालत ऐसी है, या फिर कुछ कोल्ड स्टोरेज खराब हैं उस वजह से ये स्टोरेज की कमी हो रही है? कुछ कोल्ड स्टोरेज आपको बता दें कि बंद भी पड़े हैं। कुछ लोग आलू पहले से ही अपना कोल्ड स्टोरेज फुल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रशासन को नहीं दिखाया कि हमारे कोल्ड स्टोरेज फुल हैं। और इस बार मौसम भी किसानों के साथ रहा, इसलिए आलू की पैदावार भी जिले में अच्छी हुई है, जिससे किसानों को आलू में भंडारण में समस्या आ रही है। शिवा, इस वक्त क्या रेट चल रहा है वहां पर आलू का? क्योंकि काफी जो है आर्थिक तंगी किसानों के सामने खड़ी है। कई तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं कि आलू की जितनी उन्होंने जो करा है उसके लिए उसके उनके पास कीमत ही नहीं पहुंच पा रही है वापस। जी, कल का आपको बता दें कि कल जो आलू की सरकारी खरीद हुई है वो 538 रुपए प्रति कुंटल हुई है, जिससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों द्वारा 100 रुपए पैकेट खरीद कर आलू की फसल रखी गई थी, लेकिन
सरकार द्वारा सिर्फ 835 रुपए कुंटल आलू खरीदा जा रहा है। तो शिवा, क्या जिस तरीके सरकार की तरफ से आलू खरीद हो रही है, क्या किसान सहमत हैं इस चीज से, या उसको बढ़ाने के लिए कुछ कह रहे हैं? किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि जो आलू के मूल्य है उस पे बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि किसानों द्वारा जो आलू की पैदावार हुई है उसमें लागत ही नहीं निकल पा रही है। लगातार डीएम ऑफिस पे किसान धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है रेट को लेकर। शिवा, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, कई तरह की बड़ी चुनौतियां और कई समस्या, कई सवाल उठा रही हैं। आवागमन को लेकर हो या कोल्ड स्टोरेज को लेकर हो, या जैसे कि आपने कहा कि लागत जो है वही नहीं निकल पा रही है किसानों की इस खेती के बाद। और सबसे बड़ा संकट अभी है कि मौसम को देखते हुए किसानों के सामने ये समस्या है कि जो आलू खेतों में अभी पड़ा है वो खराब हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो वो आलू सड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं है। ऐसे में क्या किसी मंत्री की तरफ से निरीक्षण किया गया है, किसी तरह का आश्वासन दिया गया, या कोई रणनीति सामने आई है सरकार की तरफ से? जी, कोई भी रणनीति नहीं आई है। वहीं कन्नौज डीएम द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि जिले में आपको बता दें 18 से 20 मार्च तक भारी वर्षा दिखाई गई है, जिसको लेकर जिला डीएम द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 18 से 20 तारीख तक भारी वर्षा हो सकती है। तो अगर बारिश होती है तो ये आलू आखिर जाएगा क्या? क्या डीएम की तरफ से इन किसानों को कोई सोल्यूशन दिया गया है, कोई समाधान दिया गया है कि वो अपना आलू यहाँ रख सकते हैं? जी, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी पुष्टि नहीं हुई है कि किसान अपना आलू कहाँ ले जाएंगे। जो किसान अपने कोल्ड स्टोरेज के बाहर लाइनों में खड़े हैं, अगर बरसात होती है तो वो अपना आलू कैसे सुरक्षित करेंगे, उसको भी लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा नहीं की गई है। तो शिवा, और जो कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें, क्या वहां पर पूरी व्यवस्था है कि अगर बारिश आती है तो वहां पर क्या पूरी तरह से सुरक्षा है कि आलू सही रहेगा? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ आलू भी खराब हो जाता है। जी, कोल्ड स्टोरेज जितने भी हैं सब प्राइवेट लिमिटेड है। वो सिर्फ अपना आलू जितना कोल्ड स्टोरेज के अंदर हो जाता है सिर्फ उसी को वो रसीद देते हैं। जो बाहर रहता है उसकी वो जिम्मेदारी नहीं लेते, चाहे वो किसान का आलू सड़ जाए या खराब हो जाए, भीग जाए, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिक इस पर ध्यान नहीं देते। तो शिवा, आगे क्या कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बाकी किसानों को भी मिल पाएगी, जो अभी भी बाहर खड़े हैं? क्या टोकन सिस्टम को लेकर कोई अपडेट सामने आई है? जी, कोई भी अपडेट नहीं हुई, ना ही प्रशासन द्वारा किसानों के लिए कोई भी तिरपाल की व्यवस्था कराएगी। अगर मौसम आज भी खराब है, अगर बरसात होती है तो किसानों का आलू भीग जाएगा, जिससे आलू भी खराब हो जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा कोई भी लाभ मिलने का हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो शिवा, किसानों की तरफ से क्या कहना है इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए, और जो अव्यवस्था कहें इसको, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब तक तो कोई मदद उन्हें नहीं मिली है? जी, आपको बता दें किसानों से हमने बात की थी। किसानों ने बताया कि प्रशासन द्वारा ना ही किसी कृषि यंत्र पर छूट मिलती है जिससे वो कृषि यंत्र खरीद कर जल्दी से जल्दी आलू की खुदाई कर पाए, ना ही किसी प्रकार का कोई भी राजस्व अधिकारी किसानों की ओर आया अभी तक। आपको बताया, मैंने गांव में कई लोगों से बात की, उन्होंने यही बताया कि राजस्व का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। वहीं कृषि विभाग की माने तो पहले यंत्रों पर छूट मिल जाती थी जिससे किसान यंत्र खरीद कर जल्दी फसल अपनी सुरक्षित कर लेते थे, लेकिन इस बार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो आलू की खरीद को लेकर अभी क्या परिस्थितियां हैं कि सरकार जिस तरह से आलू खरीद रही है, लेकिन उसमें भी किसानों को उतना दाम नहीं मिल पा रहा है जितना उन्होंने उम्मीद की थी, या जिससे उनकी लागत निकल पाए? तो अब क्या लगता है, किसानों का क्या कहना है? क्या वो सरकार को अभी भी आलू बेचेगी आगे, या फिर आलू फेंक दिया जाएगा, कोई किसी तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? जी, आपको बता दें कि किसानों द्वारा जब आलू का पर्याप्त मूल्य ही नहीं मिल रहा है तो किसान कह रहे हैं कि भाड़ा लेकर, अगर भाड़ा वाहन से वो आलू लेकर भी जाते हैं तो उनका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है, तो आलू बेचने से अच्छा कि आलू फेंक दिया जाए। कई किसानों ने तो आलू खेत में ही छोड़ दिया है। पर शिवा, अभी भी खेतों में आलू पड़ा हुआ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि खेतों में अभी खुदाई के लिए भी आलू बचा है। तो ऐसे में अब क्या होना है, अगली तरीके से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से प्रशासन को सतर्क किया गया है, प्रशासन ने टीमें गठित की हैं, तो क्या उन टीमों का कोई फायदा, कोई लाभ किसानों को मिल पा रहा है? जी, आपको बता दें अगर बरसात होती है तो बरसात में जिले में 50% आलू खेत में ही सड़ जाएगा, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई भी को लेकर सिर्फ एक आदेश जारी किया गया है कि 18 से 20 तारीख तक जिले में भारी वर्षा होनी है, लेकिन प्रशासन का कोई भी राजस्व का अधिकारी अभी किसानों से मुलाकात नहीं की। किसानों को आलू सुरक्षित करने के बारे में भी किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है।
शिवा, तो फिलहाल जो किसान हैं क्या वो वापस लौट रहे हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं? जी, या अभी भी किसान खड़े हैं? उम्मीद में लाइनों में खड़े हैं कि उनका शायद आलू अंदर हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं, उन्होंने अपना नोटिस भी लगा दिया है कोल्ड स्टोरेज के बाहर। और मंडियों में भी किसान अगर आलू लेकर भी जाते हैं तो उनको मूल्य सही नहीं मिल रहा है, जिससे किसान मायूस होकर घर लौट रहे हैं। जी शिवा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में फिलहाल जो आलू मौजूद है, इसके बाद अब क्या प्रक्रिया होगी? वो आलू वहां से निकलेगा कब? कोल्ड स्टोरेज में और जगह कब बना पाएंगे ये लोग? कोल्ड स्टोरेज से आलू अब नहीं निकलेगा। कोल्ड स्टोरेज में जो आलू अभी अंदर जाता है वो 3 महीने बाद जब बुवाई शुरू होती है तब आलू खरीदा जाता है। तब मंडी से आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल के मंडी जाता है, या किसान अपने बुवाई के लिए आलू निकालते हैं। अभी कोई आलू नहीं निकाला जाता। जो कोल्ड स्टोरेज में अंदर जा रहा है वो नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जब बुवाई होगी तब निकाला जाएगा। जी जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आलू किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज लगभग फुल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं अभी भी कोल्ड स्टोरेज के बाहर, मंडियों के बाहर अपने आलू को ट्रैक्टर में लाद कर खड़े हुए हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोल्ड स्टोरेज ही फुल हो चुके हैं तो उन्हें मायूस कर वापस लौटना पड़ रहा है। अब यहाँ पर परिस्थिति ये है कि एक तरफ मौसम की मार है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों में लगातार बारिश हो सकती है उत्तर प्रदेश में। और आज भी मौसम कुछ इसी तरह का नजर आया है, आसमान में बादल हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो भी गई है। ऐसे में अब बड़ी समस्या ये किसानों के पास है कि अगर बारिश आ जाती है और कोल्ड स्टोरेज तक उनका आलू नहीं पहुंच पाता है तो वो पूरा आलू खराब हो जाएगा, जिसे वो ना बेचने लायक रहेगा ना खपत के लायक रहेगा, और उसकी जो लागत है वो उन तक नहीं मिल पाएगी। और ये बड़ी आर्थिक समस्या इस वक्त किसानों के सामने खड़ी है और प्रशासन की तरफ से टीमें जरूर गठित की गई हैं, लेकिन उसका लाभ ज्यादातर किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले रणनीति बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोलकाता का रुख किया है और कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय टीम के सदस्य पहुंचने लगे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच यात्रा की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, जहां समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव अगल बगल बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी बैठकर एक साथ कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में दिखाई गई है। दरअसल इससे पहले 2016 में परिवार और सपा में हुए विवाद के बाद शिवपाल ने अलग रास्ता ले लिया था, लेकिन अब मैनपुरी चुनाव के बाद दोनों फिर से एक बार एक साथ हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी साथ नजर आए। 7 साल बाद दोनों एक साथ दिखाई देंगे और इस बीच कोलकाता पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाएगा समाजवादी पार्टी का। और इस बीच वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है, एक मंच से दोनों संबोधित करते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। लेकिन अब एक बार फिर से 2024 को साधते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करते नजर आ सकते हैं और चुनावी लिहाज से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच ट्विटर हैंडल से भी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं इस अधिवेशन को लेकर, और खासतौर पर चर्चा में बना हुआ है वो ट्वीट जिसमें अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों एक साथ नजर आए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि इस बार भी चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ चुनाव प्रचार करती नजर आएगी। और एक बार फिर से इसको देखते हुए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को कोलकाता क्यों जाना पड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए, किसी दूसरे राज्य में समाजवादी पार्टी को क्यों पहुंचना पड़ा। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ एक बार पहले भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मंच साझा किया है, तो क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगी। ऐसे कई सवाल हैं और इसी को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं इस वक्त गर्म हो चुकी हैं। माहौल इस वक्त काफी गर्म है क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार को हराने के लिए एक साथ आती नजर आ रही हैं, एक सुर में बोलते नजर आ रही हैं। और इसी बीच
खबर ये सामने आई है जहां अखिलेश यादव राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कोलकाता पहुंच रहे हैं। और सपा प्रवक्ता अनूप दीक्षित हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। सर, अनूप जी। अनूप जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलो जी, आप करेंगे आवाज। जी अनूप जी, ये राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए समाजवादी पार्टी ने कोलकाता को ही क्यों चुना है सर? राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कोलकाता चुनना, इसके कई कारण है पल्लवी जी। सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है आज कोलकाता राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जाना। यानी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल बच चुका है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी आने वाले दिनों में एक साथ नजर आएंगी। क्यों अनूप जी? विपक्ष यदि एकजुट होकर नहीं आएगा तो फिर पल्लवी जी इन सत्ता से में पार्टियों का मनोबल कैसे टूटेगा, और खासतौर से भाजपा। पर अनूप जी, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बहुत ज्यादा डंके की चोट पर कहा था कि अगर बीजेपी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतेंगी तो समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य ये है कि सभी जो सीटें हैं उस पर बीजेपी को हराएगी। तो क्या अब जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष एक साथ आएगा, क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी खुद अकेले सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी सक्षम है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए, और इसीलिए आज हम नंबर 2 पे हैं। नहीं, बसपा की तरह हम भी खाली 2 सीटों में सिमट गए होते। लेकिन संपूर्ण भारत में कई जगह ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, कई स्थानों पर। तो इस वजह से कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको सबको भाजपा के लिए मजबूत विपक्ष के तौर पे सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो अनूप जी, इस अधिवेशन में और क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरह की रणनीति है इस वक्त समाजवादी पार्टी की? क्योंकि यहाँ पर टीएमसी की तरफ से इससे पहले भी ममता बनर्जी एक बार उत्तर प्रदेश आ चुकी हैं, मंच साझा कर चुके हैं अखिलेश यादव के साथ, और अब एक बार फिर से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक साथ आएंगे मंच पर। अभी तो पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी अधिवेशन में अपनी सहभागिता निभाने जा रही है और अधिवेशन संपन्न हो जाने दीजिए। जो भी रणनीति बनेगी और जो स्थितियां बनेंगी तो मैं अपने स्वतः ही सार्वजनिक हो जाएंगे और मैं भी बता दूंगा। सर्वप्रथम तो उद्देश्य है कि जो अधिवेशन होने जा रहा है अधिवेशन सफल हो। तो अनूप जी, क्या न सिर्फ टीएमसी के और भी कोई पार्टी के जो नेता हैं जुड़ेंगे इस अधिवेशन में? क्योंकि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, मंच तैयार हो चुका है। मजबूत स्थिति में है एक पल्लवी जी, पूरे भारत में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में है, समाजवादी पार्टी वहां जाकर उनके साथ मिलकर 2000 लोकसभा चुनाव का पूरा प्रयास करेगी। और पर अनूप जी, जैसे कि राष्ट्रीय अधिवेशन आपने कहा, तो सिर्फ कोलकाता ही क्यों? इस पर भी कई सवाल तो उठ रहे हैं कि कोई और जगह क्यों नहीं, सिर्फ कोलकाता को ही क्यों चुना गया? इससे पहले हालांकि मुलायम सिंह यादव भी अधिवेशन कर चुके थे किसी और राज्य में आकर, और अब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उन्हीं के फुटस्टेप पर चल रहे हैं। अब ये पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी के जो सलाहकार हैं जी, ये निर्णय लिया गया होगा स्थान चुनने के लिए। इससे मैं कुछ भी बोलना अनुचित होगा, और पार्टी की कार्यकारिणी है, वो जो भी निर्णय लेती है तो पूरी पार्टी उसी निर्णय पर सख्त रहती है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि अधिवेशन कोलकाता होगा, तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कोलकाता पहुंच गए और वहां अधिवेशन संपन्न कराएंगे। तो अनुज जी, जिस तरीके से अब विपक्ष को एक साथ आने की जो बात हो रही है, तो अखिलेश यादव भी कई दौरे कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और कई तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही है। और जो इस वक्त माहौल इस वक्त बना हुआ है, केंद्र वर्सेस विपक्षी पार्टियां, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी विपक्ष को एक साथ लाने की? क्योंकि आपसी मतभेद खुद की पार्टी के अंदर भी बहुत से देखने को मिले हैं। आपसी
मतभेद बुलाने पड़ेंगे सारी क्षेत्रीय पार्टियों को, और प्रत्येक क्षेत्रीय पार्टी को महत्वाकांक्षाएं कम करनी पड़ेगी, तभी भाजपा के साथ मजबूती के साथ एक होकर सामना कर सकते हैं। नहीं, विगत 2014 और 2019 के चुनावों में आपने और हमने क्या हुई है, इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को अपनी महत्वाकांक्षाएं कम करनी पड़ेगी और सारे मतभेद बुलाकर एक साथ होकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 की कमर कसनी पड़ेगी। जी, और अनूप जी, इस बीच जिस तरह की छापेमारी हो रही है, कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, उसको लेकर भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में ये एक मुद्दा हो सकता है? पल्लवी, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज। जी अनूप जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से छापेमारी फिलहाल चल रही है और उसको लेकर केंद्र सरकार वर्सेस विपक्ष चल रहा है इस वक्त, तो क्या ये अहम मुद्दा हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम मुद्दा है और समाजवादी पार्टी इसमें आवाज अपनी बुलंद करेगी। पर अनूप जी, इस बीच कह रहे हैं कि ये भी एक थ्योरी सामने आई है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिससे भटकाने के लिए अभी कार्रवाई हो रही है, या कार्रवाई से भटकाने के लिए विपक्ष जो है जानबूझकर कार्रवाइयों को निशाना बना रहा था कि वो अहम मुद्दे वो दब जाएं। नहीं पल्लवी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है और विपक्ष जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों से भाग रही है। विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है और भी कई मुद्दे हैं, महंगाई पे चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे चर्चा करने की बजाय इन मुद्दों से दूर भाग रही है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा बनाकर सदन में भी आप देखिए, सदन में एक्साइटमेंट किया यही। तो अनूप जी, क्या ये जो इस तरह का अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से भी क्या इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे? बिल्कुल भी उठाए जाएंगे। ये मुद्दे जनता के सामने और हर मंच पर उठाए जाएंगे। अनूप जी, इस बीच कई बार जो है अखिलेश यादव भी कहते नजर आए हैं कि बसपा जो है वो बी पार्टी है बीजेपी की। कभी बसपा कहती है कि समाजवादी पार्टी बी पार्टी है, कभी आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं और खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसे कई आरोप सामने आए। तो ऐसे में पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ना, क्या आपको लगता है ये संभव है? समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है पूरे विपक्ष को जोड़ने का, उधर कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। अब प्रयास सभी पार्टियां हैं, लेकिन सफलता कहाँ तक मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। पर ये अनूप जी, ये तो दोहरी राजनीति हुई ना कि एक तरफ आरोप लग रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं विपक्ष को जोड़ना चाहते हैं। उसपे भी जब पद यात्रा हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उसमें तो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी रुचि दिखाई नहीं। अगर विपक्ष को वो जोड़ना चाह रहे थे तो उन्हें भी राहुल गांधी के साथ आना चाहिए था। वो पद यात्रा पल्लवी कांग्रेस की पद यात्रा थी और उसमें उन्होंने इस तरह कुछ क्षेत्रीय दलों ने उनको अपना समर्थन दिया, कुछ जगह क्षेत्रीय दल नहीं गए। वो कांग्रेस पार्टी की पद यात्रा थी और ये कोई सामूहिक मंच लेके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चले होते तो जरूर समाजवादी पार्टी भी उसका स्वागत करे। तो क्या अब इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए न्योता दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी को भी? अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की तय करेगी किसको न्योता दिया जाएगा या कहाँ दिया जाएगा, होगी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी पल्लवी तय करेगी। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं। जी, तो अनूप जी, अब आप कार्यकर्ता क्योंकि हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए भी क्या कुछ निर्देश जारी हो चुके हैं? क्योंकि पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है ये जनता के लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी अगर अब सत्ता में आती है तो जनता के लिए उनके पिटारे में आखिर क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें कोई दो राहें नहीं है, और जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं वो भी अपने आप में जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब भारत जो समाजवादी पार्टी है, जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसको लेकर किस थीम के हिसाब से काम करने जा रही है, इस पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा प्रकाश डालें। पल्लवी, अधिवेशन हो जाए उसके बाद जो भी उस पर निष्कर्ष निकलेगा, परिणाम निकलेंगे, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जी अनुज जी, राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य यही है कि इस में जो रणनीति तय होंगी और हम लोग जनता के बीच में जाकर सारी चीजें जनता को बताएंगे। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए।
और दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अनूप दीक्षित जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, जिनका कहना है कि अब जो भी है जनता के सामने खुद आ जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो चुका है, अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच चुके हैं और जल्द ही मंच पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और जल्द ही उनके साथ ममता बनर्जी भी मंच साझा कर सकती हैं और इस राष्ट्रीय अधिवेशन को विपक्ष को एक साथ लाने का मंच भी कहा जा रहा है। और अब बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। यहाँ दिल्ली के अंदर शराब नीति पर संग्राम लगातार जारी है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध की आंधी तेज हो गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता अब सीएम केजरीवाल पर आक्रामक हो गए हैं। देखा यह जा रहा है कि शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया गया है। दिल्ली में जगह जगह मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उनसे उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार ये मांग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज कर दी गई है। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि शराब के ठेके दिल्ली के अंदर जो खोले गए थे उसका समय 10 बजे तक का था रात का, लेकिन उसके बावजूद रात के 3 बजे तक ये ठेके खुले रहते थे। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाया है और एक साथ एक फ्री देकर दिल्ली की जनता को जहर दिया गया। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखा दें कि हाथ में तख्तियां लिए हुए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। खासतौर पर मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मेट्रो स्टेशन गेट के बाहर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हाथों में तख्तियां लिए इसी तरीके से ये आंधी चल रही है विरोध की, जहां अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक बार फिर से आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा गया है। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, वैसे सारा कुछ जो भी करता है वो केजरीवाल जी, मुख्य तो वही है। मनीष सिसोदिया तो एक तो समझ लीजिए छोटी सी मछली है, बड़ी मछली तो केजरीवाल जी हैं जो पूरे दिल्ली का नाश कर दिया उन्होंने। अगर आप कोरोना काल का टाइम देखेंगे, उस समय का हालात देखिए, लोग भूखे मर रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रही थी महिलाएं। पहले हमने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा था, उससे पहले सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा था। सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया कहते रहे, केजरीवाल चिल्ला कर कहते रहे कि साहब अगर हमने कोई कसूर किया है तो जांच करवा लें। जब जांच करवाई तो उसके अंदर से पता लगा कि ये तो घोटालेबाज निकले। इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी अभी केजरीवाल सरकार ने जो अपनी नीति लाई है, शराब घोटाला इन्होंने किया ना, शराब नीति लाई। भाई आप कोई ऑफर चला रहे हैं तो अच्छी चीज़ के लिए ऑफर चलाइए, है ना, कोई पॉजिटिविटी के लिए ऑफर चलाइए जिससे कि दिल्ली में अच्छा माहौल बने। लेकिन आपने शराब का ऑफर चलाया, इससे दिल्ली में चोरी बढ़े, इससे दिल्ली में लापरवाही बढ़े। तो इस समय दिल्ली वासी घोटाले हैं, हजारों करोड़ के शराब घोटाले का जवाब मांग रही है जनता से। अगर शराब नीति सही थी तो केजरीवाल साहब वो वापस क्यों ली गई? शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? लाइसेंस फीस के 30 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? शराब के ठेकेदारों की कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की गई? वो आपके चाचे थे, आपके मामे थे, आपके जीजे थे, जिनको आपने 2 से बढ़ाकर 12% की कमीशन आपने दी। ड्राई डे के 21 दिन की जगह 3 दिन किए गए और जो दुकानें रात 10 बजे बंद हुआ करती थी उनको रात 3 बजे तक के लिए मतलब खुली छूट दे दी गई। ना गली छोड़े, ना मोहल्ले छोड़े, ना मंदिर छोड़े, ना मस्जिद छोड़ी, ना गुरुद्वारे छोड़े, ना स्कूल छोड़े। सब जगह इन्होंने शराब के ठेके खोल कर रख दिए और दिल्ली की जनता को तबाह बर्बाद कर दिया। एक के साथ एक फ्री करके जो इन्होंने तबाही और बर्बादी का जो इन्होंने जश्न मनाया है, उसका जवाब दिल्ली की जनता देने जा रही है। और इस्तीफा दो। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आबकारी नीति को लेकर भी तमाम सवाल वही उठाए गए कि आखिर क्यों 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया और उसके बाद हर जगह जगह जो ठेके खोले गए, रिहायशी इलाकों में भी जो ठेके खोले गए, वो आखिर फिर बंद क्यों कर दिए गए अगर शराब नीति इतनी ही ठीक थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए दिल्ली से। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक इस वक्त हो गई है और मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर जो प्रदर्शन किया जा रहा है?
बताया जा रहा है जिस तरह से ये शराब नीति सही होती तो अरविंद केजरीवाल खुद अपने जाल में खुद फंसे में नजर आए हैं। यदि आप लोग ये शराब नीति सही चला रहे थे तो आपने बंद क्यों करी? झुग्गियों में बार बार आप छोटी स्थानीय लेवल पर आपने ठेके खोले, जहाँ नजदीक में 200 मीटर की दूरी से पहले ही 3-3 ठेके मिल रहे, 4-4 ठेके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दिल्ली की जनता को सिर्फ वो वहाँ के लोग भाजपा ये करिए, सिर्फ दिल्ली की जनता को सिर्फ एक ही चीज फ्री दी है, सिर्फ दारू, तो घर परिवार खराब करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं दिया दिल्ली की जनता को। तो दीपक, इस वक्त मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है या अभी भी वो वहां मौजूद हैं? नहीं, वहां से देखा जाए, वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया था। तो जब मेट्रो के जो आने जाने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो रहा था, इसी वजह से अब उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट करना है तो आप मेट्रो स्टेशन के पास नहीं करिए, आप कहीं भी आप कर सकते हो। तो दीपक, अब कहाँ गए ये प्रदर्शनकारी? प्रदर्शनकारी देखो जी, आप कहीं भी आप कर सकते हैं, या बस स्टैंड पे करें, या आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं, या ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ भीड़ भड़का वाला एरिया रहेगा, जो दिल्ली की जनता को वो दिखाएंगे। वही आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, कितना विकास की बात करते हैं, वो विकास किस तरह से करते हैं दारू के ठेके का, सिर्फ इसलिए वो कह रहे हैं। तो दीपक, इस वक्त क्या कुछ स्थिति दिल्ली में नजर आ रही है? एक तरफ सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरी है। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस प्रदर्शन को लेकर? जी, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है और इधर देखो विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। वो सिर्फ एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये क्या लगता है कि सीधे कोई एक तो देखा गया आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, और वही कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है। और वहीं देखा तो कांग्रेस जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का इस्तीफा माफी के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से कहता हमें माफी दो, माफी मांगो प्रधानमंत्री से। जो आपने जो टिप्पणी करी है उस टिप्पणी के दौरान में आपने देश की पूरी जो भूमिका है वो बहुत गलत तरीके से आप निभा रहे हो, बहुत गलत तरह से आपकी टिप्पणी करें, देश के प्रधानमंत्री को आप उठपटांग बोल रहे हो इस चीज को लेकर। तो दीपक, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी है इनकी तरफ से क्या रणनीति सामने है? क्या इनकी बात हो पाई है आपकी इनसे? क्या कुछ कहना है कि अब ये प्रदर्शन को कहाँ ले जाया जाएगा? अभी तक तो ये कह रहे हैं, अभी देखो अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पूरा ही टेलर अभी पूरा दिखाना है। जिस तरह से टेलर दिखाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे वो शायद बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। जो आम आदमी पार्टी अपनी जगह जगह टिकट की जो लगाने की बात कर रही है वो कहीं ना कहीं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी, और दीपक, अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ भी प्रदर्शन करती सदन के बाहर नजर आई है, तो क्या रणनीति नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखो, रणनीति ये तैयार हो रही है और जो कह रहे हैं भाई हम कहीं ना कहीं जो हम बिल की बात कर रहे हैं, जो देखा गया कांग्रेस भी कह रहे हैं भाई हमें जेसीबी के बिल लागू करो, इससे बात करो। तो वो अभी बीजेपी इस चीज को बात नहीं करी, हर बार सदन खारिज कर दिया जाता, सदन को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता कुछ दिन के लिए। तो ये ऐसा लगातार चल रहा है, विपक्ष अलग घेर रहा है, यहाँ तक कि बीजेपी अलग घेर रही है, सब आपस में एक दूसरे को घेराव में चल रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो दीपक, लगभग कितनी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये प्रदर्शन कहाँ कहाँ चल रहा है दिल्ली में? क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर मेट्रो स्टेशन के बाहर ये प्रदर्शनकारी देखे गए। देखा जाए तो जैसे दिल्ली के अंदर काफी जगह ऐसी है, जैसे अपना राजीव चौक हो गया, पटेल चौक हो गया, तुम्हारा मंदिर मार्ग हो गया। तो ऐसी जो तमाम ऐसी जगह है जो उन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ जगह तो देखेगा मेट्रो स्टेशन के अलावा भी उन्होंने करा गया है। जी, तो दीपक, अब इसके बाद जो है प्रदर्शनकारियों की संख्या में क्या इजाफा हुआ है या इस वक्त कम हो गए प्रदर्शनकारी, और पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था है इस प्रदर्शन को देखते हुए? जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे धीरे धीरे प्रोटेस्ट खत्म होता जा रहा है उनका, और पुलिस प्रशासन बिल्कुल इनको बैरिकेड के तरीके से रखा जा रहा है। कोई ऐसा उड़न ना मचे, ऐसा कुछ ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कोई घटना सा ना हो जाए, कोई आक्रोश बढ़ जाए, इस तरह से उनको एक दायरे में रखा जाए, दायरे से बाहर ना जाए। उनको बिल्कुल दिल्ली पुलिस बिल्कुल सुरक्षा से कराई जा रही है। और तमाम जो लोग हैं इसमें बहुत ज्यादा युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के लोग भी उनको एक कहते हैं थोड़ा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए, ऐसा प्रोटेस्ट ना करिए जो आने जाने वाले लोगों को, जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़े। जी, और दीपक, देखा गया है कि कल भी जिस तरह से अडानी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है,
नारेबाजी हो रही है, उसको देखते हुए क्या पुलिस ने किसी तरह की बैरिकेडिंग की है आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बैरिकेडिंग हो सकती थी यदि अभी शांतिपूर्वक उन्होंने प्रोटेस्ट करा, तो उसको बैरिकेड उन्होंने करने की बात चल रही थी। उन्होंने आखिरकार उन्होंने जब वो प्रोटेस्ट उनका खत्म हो गया, तो इस बारे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर दीपक, क्या लगता है कि मेट्रो स्टेशन को ही क्यों चुना गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से? क्योंकि अक्सर इससे पहले जंतर मंतर में प्रदर्शन होता रहा है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ है। मेट्रो स्टेशन इस मारे चुना गया है, जो लोग जो होते हैं, जनता जो होती है भारी संख्या में अपने ड्यूटी जाने के लिए होती है, अपने वाहन को अपने वाहन खड़ा करके मेट्रो पकड़ के सीधे ही अपनी ड्यूटी वगैरह जाना, कहीं जाना हो, तो इस वजह से वो मेट्रो स्टेशन का पॉइंट ऐसा रखा गया जो लोग देखे, दिल्ली की जनता देखे, इस मारे वो एक अहम पॉइंट रखा गया। जी, यानी कि देखा जाए तो दीपक, ये कहना गलत नहीं हुआ कि खासतौर पर युवाओं को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो चुनी, क्योंकि ज्यादातर युवा होता है वर्ग जो यहाँ पर ट्रैवल करता है मेट्रो से। जी जी, जैसे कि आप सही कह रहे हो, देखा गया तो युवा को ज्यादा फोकस करा गया है, और इसमें हमेशा देखते हैं युवा पीढ़ी को ज्यादा इस मारे फोकस करा था, तो एक उनका माइंड जो है थोड़ा सा डिवाइड किया जाए, जो दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं दिखाया जाए किस तरह से आप लोग जो शराब नीति चला रहे हो, युवा उस पर ज्यादा फोकस करता था। और जहां एक के साथ एक फ्री मिलती दारू, उसको लेकर युवा कहीं ना कहीं इसको एक जो भाजपा उसको दिखा रही है, आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम करती है दिल्ली के अंदर, वो दिखाया जा रहा है। तो दीपक, यहाँ पर अब दो धड़े में नजर आ रहे हैं दिल्ली में भी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी पार्टियां ऐसा लग रहा है जैसे प्रदर्शन कर रही हैं इस वक्त, लेकिन जनता के मुद्दे दब रहे हैं, क्योंकि सदन में कार्रवाई हो नहीं पा रही है। लगातार इतने दिनों से कार्रवाई की कोशिश की गई, लेकिन कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, और अब ये प्रदर्शन की जो परिस्थिति है वो सामने आई है। तो क्या लगता है कि चुनाव के लिए प्रदर्शन एक नई रणनीति बनकर सामने आ रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाओ, वोट काटो? देखो जी, ये सही बात है, आपस में एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसके जो मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों पर जो बात करनी है, जो जनता के मुद्दे उठने होते हैं, चाहे साफ सफाई को ले लो, पानी को ले लो, तमाम ऐसी चीजें जो गंदगी को अगर वो लेके करे, तो वो कई सदन में इस चीज को लेकर बात ही नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। जनता को कहीं ना कहीं इस चीज को बिल्कुल दिखावा नहीं देखने देते, न जनता की कोई बात रखता है, कोई नहीं पार्टी, एक ना एक दूसरे को पार्टी कोई भी एक आवाज रखना नहीं चाहती, सिर्फ यही एक अपने आपस में ही एक दूसरे की राजनीति खेलने की दोस्ती है। जी, और दीपक, अब जिस तरह से ये प्रदर्शन सामने आया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लिया गया है, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस प्रदर्शन के खिलाफ? नहीं, अभी तक तो कोई प्रक्रिया नहीं आई है, और देखो सर, जल्दी कुछ प्रक्रिया आ भी सकती है। क्योंकि कल भी संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े मुद्दे उठाए और कई तंज भी कसे गए भारतीय जनता पार्टी पर, और अब जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या लगता है जल्द ही कोई इस तरह की प्रेस वार्ता या तो सामने आएगी इस प्रदर्शन के खिलाफ? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया था सर, अभी कोई फैसला नहीं आया है सर, ऐसा कुछ देखो जल्दी हो भी सकता है, या प्रेस वार्ता कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा कुछ हो तो पता, तो जल्दी जैसा कुछ होगा हम आपको जरूर जानकारी देंगे। जी दीपक, और अगर सदन के बारे में आपसे जानना चाहें तो क्या वहां पर अब किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? क्या वहां पर भी कांग्रेस अभी भी प्रदर्शन करने बैठी है या फिर वहां से जा चुके हैं? शांतिपूर्व, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ शांतिपूर्वक है सब, बिल्कुल सब ठंडा हो गया है। अभी देखो सर आगे क्या हो सकता है, अभी राहुल गांधी गए हैं, उसमें क्या निकल के आता है, क्या बात होती है, आपस में क्या चर्चा होती है, उस चर्चा के दौरान में उसके बाद ही पता लग जाएगा कांग्रेस बाहर प्रोटेस्ट करती है या नहीं करती है। दीपक, क्या लग रहा है जो ताजा माहौल इस वक्त बना हुआ है दिल्ली में, क्या विपक्ष एकजुट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्योंकि देखा गया है कि अक्सर मुद्दे एक जैसे ही हैं, अडानी को लेकर खासतौर पर एक ही सुर में सब बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में 2024 में क्या हो सकता है कि विपक्ष वर्सेस बीजेपी ही रह जाए? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो विपक्ष एक साथ एकजुट हो रहा है, और कहीं ना जो देखा गया है तो देश के जो पूरी भारतीय जनता को, पार्टी को 2024 के अंदर कहीं इसका भारी नुकसान ना उठाना पड़ सके। और दीपक, इस बीच जो है प्रदर्शनकारी भी इस वक्त काफी तीव्र नजर आ रहे हैं, और लगातार कल संजय सिंह ने भी यही कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे, अडानी मुद्दे से सरकार को भागने नहीं देंगे, जवाब नहीं दिया गया सरकार की तरफ से इस पर तो हम भी जवाब मांगेंगे, और उन्होंने बिगुल बजा दिया है कि अब ये जो प्रदर्शन है शांत नहीं होगा। क्या इसे देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रदर्शन कर रही है कहीं ना कहीं उसी का जवाब है, ये दिखाने के लिए कि अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे? तो मैंने अभी जैसे मैंने फिर बताया आपको, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इधर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उधर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फंसता कौन है? बीच की जनता।
दिल्ली की जनता उसके बीच में फंस रही है। जो है कहीं ना ऐसा लगता है जो जनता को कहीं ना कहीं इनघोर करा जा रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं वो सुने नहीं जाते, जनता को मुद्दे वो सदन में रखे नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं जो लगता है क्या इन्हीं हालातों से यही हालत रहेंगे तो सदन किस तरह से आगे चलाएंगे। पर दीपक, इसका एक एंगल ये भी नजर आ रहा है, जिस तरह से एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है और आम आदमी पार्टी को जो जीत हुई और उसको लेकर भी वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, तो क्या उसी की भड़ास कहीं ना कहीं निकाली जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है? 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इनमें से 2 पहले ही अब जेल में हैं, केस उन पे दर्ज हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। जी, मैंने जैसे ही अभी आपको बताया था, अब बातें करें बीते दिनों की, तो मेयर चुनाव हुए। मेयर चुनाव के अंदर दोनों पार्टी में आपस में गुत्था गुत्ती हुई, बोतल फेंके गए, यहाँ तक कुर्सी तोड़ी गई। बहुत सी ऐसी चीजें तो सामने देखने को मिला, टीवी स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा भी होगा तमाम दर्शकों ने। तो वो कहीं ना कहीं जो चीजें वो सीधे ही दिखती है। आम आदमी पार्टी को पूरा दबाव तो बनाना चाहते हैं, आखिर भाजपा दबाव बनाने में सक्सेस नहीं हो पाती है। पर दीपक, इस बीच ये मुद्दा भी बहुत तेजी के साथ उठ रहा है कि जो ईडी है, जो सीबीआई है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। देखो, इसमें अहम मुद्दा तो जो बता रहे हैं लोग और लोगों की जनता की जो राय है उसमें कह रही है, यदि आपने क्राइम करा है, आपने ऐसा घोटाला करा है, तो आप क्यों आप नहीं करो तो आप सामने आइए, और करा तो आप डर रहे हो, आप सामने आके बात नहीं कर रहे हो। तो यही जनता भी ये कह रही है, यदि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ करा है तो सीबीआई की जांच के अंदर से पीछे क्यों हट रही है, सामने जांच में बैठी है ना। दीपक, अगर ऑडियंस की बात करें, यानी कि अगर जनता की बात की जाए, तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में, तो उनका क्या कुछ कहना है, उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपकी बात हो पाई है युवाओं से खास तौर पर कि उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? युवा से जो बात हुई, युवा यही कह रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी सही है तो सीबीआई जांच को क्यों रोकने की बात करते हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों इस चीज की तरीके से बातें करते हैं। और सीबीआई जांच हो रही तो होने दो। आपने जो काम करे उन काम को आप बताते, हमने ये काम किया, ये काम किया। आपने सिर्फ जनता ही करी, सिर्फ आपने लड़ाई करी है और कुछ नहीं करा। पोस्टर के ऊपर राजनीति करी है, आपने एडबाजी करी है और कुछ नहीं करा है। तो दीपक, अब जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या अब वो इससे बड़ा आंदोलन भी कोई कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात थी तो काफी तेजी के साथ प्रदर्शन किया गया, काफी आक्रामक प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो क्या अब एक बार फिर से वही स्थिति सामने आ सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? शायद ऐसा हो भी सकता है। यदि यही हालात रहे तो भाजपा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन करा भी सकती है। तमाम लोगों की इसमें इकट्ठा भी हो सकती है कि नीचे जैसे देखा गया आम जनता जो होती है, झुग्गी झोपड़ी के लोग होंगे, वो इसमें खड़े होके एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होकर बोल सकते हैं। कई कुछ झुग्गियों में जो काम नहीं हुआ उनके क्षेत्रों में, उनके विधायक लोग जो काम नहीं करते या उनके निगम पार्षद जो काम नहीं करते, उनको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस तरह का घेराव दिल्ली सरकार को गिरता हुआ नजर आएगा। दीपक, जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर अब केस दर्ज हुआ है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है? क्योंकि 2 बड़े नेता उनके इस वक्त जेल के अंदर हैं। जी, ये बहुत बड़ा नुकसान नजर आएगा। देखा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया जी है, जो यदि जेल में गए हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी परेशान होती हुई दिख रही है। खलबली हो गई है उनको। जैसे ही मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे, ईडी ने उनको अरेस्ट करा था, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद एकदम खलबली मच गई पार्टी के अंदर। कैसे इनका किस तरह से इनको निकाला जाए, किस तरह से इनको पेशी करी जाए, किस तरह से उनकी सफाई दिखाई जाए, वो बिल्कुल इस टाइम बौखलाए हुए हैं। क्या करे, मजबूरन को अभी जो दबाव पड़ रहा है उस दबाव के दौरान में कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की जनता के तेज भी दिखाना है, सफाई भी दिखानी है। और तो किस तरह से दिखाएंगे? सफाई दिखाने में नाकाम तो नजर में आ रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह से केस खुलते नजर आ रहे हैं। पर दीपक, अक्सर देखा गया कि आम आदमी पार्टी अपनी स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रही है और इस बार भी वही कहा जा रहा है। उसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया का बचाव करते नजर आए। मंच से उन्होंने ये तक कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। मनीष सिसोदिया को जब इस तरह से गिरफ्तार किया गया तो उन्हें काफी दुख हुआ है। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखा जाए अभी कोई पिक्चर इसमें कुछ सामने नहीं आई है। पिक्चर देखो जगह लगातार तो मेहनत कर तो रहे हैं, इन लोगों से जाके कर तो रहे, सिग्नेचर अभियान लगा रहे। कहीं ना कहीं लोग लगता है जनता के बीच में दोबारा उसी तरीके से जो हमें रूबरू हो जाए, दोबारा वो फेस दिखाया जाए, जो कहीं ना कहीं जनता को हम दोबारा फिर दिखा सके, हाँ हम वही पार्टी है जो हम आपसे वादे करके आए।
और दीपक, इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सच हम जनता तक पहुंचाएंगे। उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या आपने देखा डोर टू डोर कैंपेन होता हुआ दिल्ली में, और उसकी ऑडियंस की तरफ से, नहीं जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है उस पर? जैसे कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कर रही है और उसी दौरान उनके पास जो विधायक है वो भी लग रहे हैं, उनके निगम पार्षद भी लग रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता वो भी आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं और जनता के बीच में सीधे डोर टू डोर जाके बात कर रहे हैं, लोगों से अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, बता रहे हैं हमने ये घोटाले नहीं करे, उन घोटाले के अंदर हमने हम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कहते भाई हमारे जो वो मंत्री लोग हैं वो बिल्कुल बेसाबित निर्दोष है, उनको बेसाबित मौजूद किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लगता है जिस तरह से अब जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये वही बात है जो देखा था चुनाव के दौर में लगातार जाते थे, चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली की जनता के बीच में अपना फेस दिखाना बंद करते थे। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त प्रदर्शन ही प्रदर्शन है दिल्ली में हर ओर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और इस प्रदर्शन से किसको कितना फायदा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेट्रो स्टेशन के बाहर जो प्रदर्शनकारी जमा हुए थे भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो वहां से जा चुके हैं, उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि उससे लोगों को आवागमन में समस्या हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि ये प्रदर्शन जल्द शांत होने वाला नहीं है। आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, वैसे सारा कुछ जो भी करता है वो केजरीवाल जी, मुख्य तो वही है। मनीष सिसोदिया तो एक तो समझ लीजिए छोटी सी मछली है, बड़ी मछली तो केजरीवाल जी हैं जो पूरे दिल्ली का नाश कर दिया उन्होंने। अगर आप कोरोना काल का टाइम देखेंगे, उस समय का हालात देखिए, लोग भूखे मर रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रही थी महिलाएं। पहले हमने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा था, उससे पहले सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा था। सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया कहते रहे, केजरीवाल चिल्ला कर कहते रहे कि साहब अभी केजरीवाल सरकार ने जो अपनी नीति लाई है, जैसे शराब घोटाला इन्होंने किया ना, शराब नीति लाई। भाई आप कोई ऑफर चला रहे हैं तो अच्छी चीज़ के लिए ऑफर चलाइए, है ना, कोई पॉजिटिविटी के लिए ऑफर चलाइए जिससे घोटाले हैं, हजारों करोड़ के शराब घोटाले का जवाब मांग रही है जनता से। अगर शराब नीति सही थी तो केजरीवाल साहब वो वापस क्यों ली गई? शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? लाइसेंस फीस के 30 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए? शराब के ठेकेदारों की कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों